दिस साइड टू दैट साइड रिस्टोरिंग द पार्टीशन। तो आज ये फाइनली वर्क है हमारे पास ग्राफ को कोई समझा दे। तो दिस साइड टू दैट साइड द रिस्टोरिंग द पार्टीशन एंड द ग्राफिक नरेटिव फ्रॉम द पाकिस्तान इंडिया एंड द बांग्लादेश बाय विश्व ज्योति घोष। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छा खासा टाइटल दे रखा है, बहुत बड़े वाला टाइटल एंड सब टाइटल सब देखने को मिलता है इसमें। दिस साइड टू दैट साइड का सिंपल मतलब मैं एक बात बताऊं आपको, तो ये एक तरह का कोर रिफ्लेक्शन है। जैसे कि इस तरफ के जो लोग हैं और उस तरफ के जो लोग हैं, तो इनका और उनका जो एक रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ के लोग और ऐसे ही कुछ उस तरफ के लोग, तो इसीलिए दिस साइड एंड दैट साइड यूज़ कर रखा है। तो पहले सब कुछ को रिजॉल्व करते हैं, मतलब क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले ये पॉलिटिकल राइटिंग है, आपके पास पॉलिटिकल राइटिंग है और ये राइटिंग एक यूनिक राइटिंग है। अब ऐसा क्या है इस राइटिंग में जो यूनिक राइटिंग है? यूनिक राइटिंग इन द लिटरेचर, लिटरेचर में सबसे यूनिक राइटिंग मानी गई है क्योंकि आपके पास ये ग्राफिक नरेटिव है ना, ग्राफिक नरेटिव्स। तो ग्राफिक नरेटिव फॉर्म ऑफ राइटिंग है, यानी एक तरह का, जैसे किसी ने कॉमिक पढ़ा हो, कॉमिक्स वगैरह अगर आप पढ़ते हो तो उसमें जो इमेज के थ्रू डायलॉग्स होते हैं उस तरह का है। तो ग्राफिक नरेटिव का फॉर्म है एंड इज़ एन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ मेटा नरेटिव। ये मेटा नरेटिव का एक एक्सलेंट एग्जांपल है। यही सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए जब हम इसे पढ़ रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। काफ़ी टफ बता रहे हैं इसे बच्चे, क्योंकि इसके रिसोर्सेस मिल नहीं रहे कहीं पे। तो मैं अगर सिंपल सी बात बताऊं तो आपको छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो इस वीडियो को जब एंड तक आप देख लोगे सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। पहले है क्या इसका मतलब, देखो मेटा नरेटिव्स क्या होते हैं। देखो पहले नरेटिव मान लेते हैं कि ये नरेटिव 1 है, ये नरेटिव 2 है, नरेटिव 3 है, नरेटिव 4। ठीक है, यानी नरेटिव का मतलब क्या होता है, कोई एक अपनी कहानी सुना रहा है अपनी अंदाज में, ये अपने अंदाज में कहानी सुना रहा है, ये अपने अंदाज में कहानी सुना रहा है, ये अपने में। तो ये कहानी जो है एक तरह की, ये जो पूरा जो वर्क है ये दिखा रखा है हमें द पार्टीशन। पार्टीशन जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन और इंडिया और बांग्लादेश का पार्टीशन, तो एक पॉलिटिकल राइटिंग है। हम सबको पता है 14 अगस्त है ना, 14 अगस्त 1155, सो 1100 कह रहा हूँ मैं, 1155। तो 1155 14 अगस्त 1155 को जो नेहरू ने स्पीच दी थी, नेहरू जी ने, द ट्रांस विद डेस्टिनी, उसके बाद जो पार्टीशन हो गया था, यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान फॉर्म हुआ, 15 अगस्त 1947 को इंडिया। और ऐसे ही बांग्लादेश को इंदिरा गांधी के अंडर हमने इंदिरा गांधी ने इसे फाइनली फॉर्म करा था, बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी, तो बांग्लादेश 1971। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हैं जो हर एक को पता ही होगी। अब हमें क्या समझना है इसमें, नरेटिव्स क्या होती है, हर कोई अपनी बात को सुना रहा है। जैसे पार्टीशन के टाइम पे हर कैरेक्टर जो है, अलग अलग जो बंदे हैं वो अपनी लाइफ स्टोरी और उस तरह उस टाइम का जो पार्टीशन का जो उन्होंने सीन देखा था उन सबको बताया इन्होंने। यही सारे नरेटिव्स को जब हम चेन से कनेक्ट कर देते हैं, दैट लीड्स टू द मेटा नरेटिव। यहीं से जन्म होता है मेटा नरेटिव का। मेटा नरेटिव का मतलब होता है द मेन क्रक्स ऑफ ऑल द नरेटिव। सभी नरेटिव का मेन पार्ट क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है। देखो नरेटिव्स क्या है कि हर, इसने भी अपने पार्टीशन की बात बताई, कोई पाकिस्तान का था उसने बताया वो इंडिया से कैसे अलग हुआ और क्या क्या उसकी लाइफ में हुआ। कोई इंडिया का तो पाकिस्तान से अलग हुआ, उसने बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। कोई बांग्लादेश का है वो इंडिया से अलग हुआ, कोई बांग्लादेश का है, ठीक है, बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान का पार्ट था जो आज के टर्म में जैसे पाकिस्तान कहते हैं, वो अगर पाकिस्तान से अलग हुआ वो अपनी नरेटिव सुना रहा है। हर कोई नैरेटिव सुना रहा है, वो सारे नैरेटिव कंबाइन होकर एक मेटा नैरेटिव होगा। मेटा नैरेटिव का यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है, मेटा नैरेटिव का मतलब द मेन। मेन क्या है इसमें, सब मेन में यही है कि सब कोई अपने पार्टीशन की बात बता रहे हैं और पार्टीशन के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़। दिस इज द मेटा नैरेटिव। मेटा नैरेटिव होता है जो उसका मेन क्रक्स होता है, द मेन पॉइंट है ना, जो उसका एक तरह से आप कह सकते हो जो सबसे मेन पार्ट जो है, सबसे मेन एलिमेंट जो है उस सब में से होता हुआ जा रहा है। जो इन सब में, सब कहानियों में से कॉमन क्या है, अगर हम कॉमन निकाल दें इनमें से, तो कॉमन क्या है, ये सारी स्टोरी किसके ऊपर है, अबाउट द पार्टीशन। तो दिस पार्टीशन इज द मेटा नैरेटिव। अब देखो दिस साइड टू दैट साइड, ये पता चल गया होगा आपको ना, एक ब्लैक मार्कर से लेके किसी ने ऐसे करके ऐसे करके बना दिया, और एक पीस ऑफ पेपर पे एक ऐसे बोल्ड मार्कर से अलग अलग डिज़ाइन बना के उसने बहुत ही सिंपल तरीके से पॉलिटिकल डायमेंशन बना दिया। पर वो ये भूल गए कि ह्यूमन डायमेंशन को इस तरह से ब्रेक नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकली वाइज आप किसी को अलग कर सकते हो ना नॉर्मली, कि ठीक है इतना एरिया पाकिस्तान का हो गया, इतना एरिया इंडिया का हो गया, देन दिस इज फॉर द बांग्लादेश। पर इन द रियल टर्म्स हम ह्यूमन्स है और ह्यूमैनिटी इज़ अबव देन द नेशनैलिटी।
पर कईयों के लिए नेशनैलिटी अबव होगी ह्यूमैनिटी के लिए। इससे रिगार्डिंग अगर आपको जो भी लगता है कि आपके लिए क्या सबसे ऊपर की चीज़ है, नेशनैलिटी और द ह्यूमैनिटी, नीचे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो हाँ, ये जो पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन होता है पॉलिटिकल वाइज किसी को डिवाइड करना ईजी है, पर ह्यूमन जो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे यानी जो दिल है उसको आप इस तरह से अलग नहीं कर सकते। तो उसी तरह से इन्होंने बताया दिस साइड टू दैट साइड, यानी कुछ लोग जो यहाँ रहेंगे दिस अगेन स्टैंड फॉर द दिस साइड, एंड दैट साइड का मतलब कुछ लोग उस तरफ रहेगा, और ये बीच में क्या है, दिस इज अगेन दी पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल डिमार्केशन, इट मीन द डिविजन। द रीस्टोरिंग पार्टीशन, इसके स्पेलिंग देखो आप, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। रीस्टोरिंग का कई इसे समझ के चलते हैं, रीस्टोर मतलब क्या है, दोबारा से स्टोर कर लेना, नहीं स्पेलिंग देखो, री यहाँ पे प्लस लगाओ, रीस्टोरिंग यानी दोबारा से कहानी को सुनाया जा रहा है, ऑफ द पार्टीशन यानी पार्टीशन की कहानी को दोबारा से हर कोई अपने अंदाज में सुना रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है, इट्स ए कल्मिनेशन ऑफ ऑल द नरेटिव दैट लीड्स टू मेटा नरेटिव, और यही मेटा नरेटिव जब बिल्कुल कोर में चलने लग जाता है, दिस मेक्स द प्लॉट, ये प्लॉट फॉर्म करते हैं जिसके ऊपर पूरी कहानी को डिज़ाइन किया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है। तो दिस साइड टू दैट साइड अगेन द पॉलिटिकल डिमार्केशन, एंड रीस्टोरिंग मीन्स द रीटेलिंग, ठीक है, रीटेलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टीशन। उसके बाद नीचे देखो कैसे ग्राफिक नैरेटिव फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, सिर्फ इन तीनों के बारे में ही है। तो पाकिस्तान के बारे में है, इंडिया के बारे में है, बांग्लादेश के बारे में, और ग्राफिक नैरेटिव्स है। तो इस तरह के जो ग्राफिक नैरेटिव है इसके लिए फेमस थे विश्व ज्योति घोष। ठीक है, विश्व ज्योति घोष ने एक न्यू सिनेरियो दिया था इस पूरे ग्राफिक राइटिंग में। ग्राफिक नोवेल इनके बहुत ज़्यादा फेमस थे, और 2011 अभी हाल फिलहाल के राइटर है ना, 2011 में इनका ये जो वर्क है, ये फाइनली दिस साइड टू दैट साइड द रिस्टोरिंग पार्टीशन, इसमें 24 स्टोरीज़ है ना, 24 स्टोरीज़ जिसके लिए 48 आर्टिस्ट इनरोल है। ठीक है, वो मैं आगे आपको करवा दूंगा। तो उसमें से इंडिया को रिप्रेजेंट जिन्होंने किया है वो है विश्व ज्योति घोष। ठीक है, इसीलिए इनको अवार्ड मिला इसके लिए। तो दिस साइड टू दैट साइड द रीस्टोरिंग द पार्टीशन ग्राफिक नरेटिव है फ्रॉम, ये नरेटिव से किन किन लोगों की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का डिवीज़न दिखा रखा है, इन्हीं के नरेटिव सुने गए हैं। कुछ इंडिया के नरेटिव जिसको विश्व ज्योति घोष ने प्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नरेटिव ऐसे ही, बांग्लादेश के नरेटिव्स ऐसे ही। ये टफ वर्क इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको देखो कुछ कुछ जो कहानियाँ जो 24 आएंगे, इसमें अलग अलग जो कहानियाँ आएंगी, उनमें जो राइटर्स हैं उनके थोड़े बहुत नाम आपको याद करना है, तो रट लेंगे हमें ना, साइड में बना के कॉलम से रट लेंगे। तो ये ग्राफिक नरेटिव्स हैं, हम ग्राफिक नरेटिव्स को पढ़ रहे हैं, मेटा नरेटिव्स पढ़ रहे हैं। और ये पता होगा एक सिंपल सी बात है, पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स है ना, एक सिंपल पिक्चर में 1000 वर्ड्स होते हैं। तो इस तरह से ग्राफिक एंड वर्ड्स का कल्मिनेटेड फॉर्म डाल के इसको एक बहुत बेहतरीन राइटिंग के फॉर्म में उतारा गया है। तो फाइनली अब इसमें हमारे पास अब हमें क्या समझना है, पार्टीशन लिटरेचर का मतलब क्या है। देखो जो भी हम पढ़ने वाले राइटर्स हैं वो सब थोड़े बारे में हमें हल्का फुल्का पता होना चाहिए। देखो पार्टीशन लिटरेचर जो इज़ अबाउट द पार्टीशन, इट मीन इन बॉर्डर्स एंड द बाउंड्रीज होती है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइनली इसमें पोस्ट पार्टीशन इम्पैक्ट भी होता है, पार्टीशन के बाद की जो हालात हैं वो देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी ऐसी राइटिंग आपकी होगी, क्योंकि देखो जब आपने पार्टीशन देखा, फिर वो जो एक्सपीरियंस है, जो आपके दिमाग के अंदर जो बात चली, दैट इंक्यूबेट्स है ना, इंक्यूबेशन में थोड़ा टाइम लगता है, वो चीज़ आपके अंदर सीड्स वो गई, जर्मिनेट हो रहे हैं, फिर आपने वो जो टेरर वेरर सब कुछ देखा, उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। दिस इज़ द पार्टीशन लिटरेचर। पार्टीशन लिटरेचर हमेशा इन पोस्ट पार्टीशन फॉर्म में लिखी जाती है, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस नीड द इंक्यूबेशन। उसके बाद आइडियाज़ जर्मिनेट होती है, दैट अगेन द कनेक्शन ऑफ द डॉट्स, सारे डॉट्स आपस में जुड़ते हैं, दैट मीन्स मीनिंगफुल, तो एक मीनिंगफुल कंसेप्ट बनता है, एंड ऑल दिस कंसेप्ट फाइनली अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ नरेटिव, एंड दिस नरेटिव अगेन मेटा नरेटिव, एंड दिस मेटा नरेटिव अगेन फॉर्म्स द प्लॉट, एंड हियर दैट होल द फैब्रिकेशन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी फैब्रिकेशन ऑफ द स्टोरी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा मैथ्स एंड कैलकुलेटिव फॉर्म में लिटरेचर भी, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कब कहाँ पे कैसे कैसे कौन सी चीज़ जुड़ती है। पार्टीशन लिटरेचर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, कई सारे, जैसे खुशवंत सिंह आपके सिलेबस में कभी होगा, खुशवंत सिंह है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके बाद आपके पास अमिताभ घोष है ना, बहुत फेमस, अमिताभ घोष की एक फेमस राइटिंग है, और वो फेमस राइटिंग का नाम क्या है, शैडो लाइन्स। तो शैडो लाइन्स जो अमिताभ घोष ने लिखी है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिले इन्हें, बहुत तगड़े हिस्टोरियन है और काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रखी है। तो इन्होंने शैडो लाइन्स लिखी थी, आई थिंक आपके पास आगे आएगी नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट सेमेस्टर में। शैडो लाइन्स में भी उन्होंने यही बात बता रखी कि सिंपल क्या है कि जैसे कि कोई भी अगर एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर अगर मल्टीपल लाइन्स आनी शुरू हो गई, तो ये मल्टीपल लाइन्स किस चीज़ को प्रेजेंट करती है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स आने लगी, इसका मतलब उन आपस में उन लोगों की बात नहीं बन रही है। इट मीन उनके अंदर ही क्या हो रखा है, डिमार्केशन होती जा रही है। अबाउट द थॉट्स का डिमार्केशन हो सकता है, अबाउट कि उनके कि वो किस तरह से हैं, दूसरे लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। कल्चर के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, कलर के बेसिस पे हो सकता है। जितनी ज़्यादा लाइन्स अगर किसी कंट्री के अंदर अगर बन रही है तो वो खतरे की निशानी है। आज जैसे कि फाइनली द 28 स्टेट्स एंड द 8 यूटी, अब आगे जाके 29, 30, 31, 32, 33, 35 ऐसे करके अगर 50 अगर हो गए तो इसका मतलब सबको पता चल रहा है इनमें आपस में बन नहीं रही है। तो आसपास के जो हमारे पास नेबरिंग कंट्री है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं दोबारा से वो हिम्मत करेंगे कि कुछ चीज़ें जो है इसकी ऑक्यूपाई कर ले या इनको कहीं ना कहीं कॉलोनाइज़ करने की, या फिर कॉलोनाइज़ नहीं कह सकते हम, एक तरह से कहीं ना कहीं अपने स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस उठाने की वो कंसेप्ट को, ऐसे ऐसे कंसेप्ट को लेके आ सकते हैं वो। तो इसीलिए शैडो लाइंस में सिंपल सी बात है, जैसे एक घर है, एक घर के अंदर पहले एक दीवार थी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और आप पड़ोसी हो, बाद में देखा आपने उसके घर के अंदर 20 दीवारें बन गई, इसका मतलब उन लोगों की आपस में बन नहीं रही है। तो ये सामने वाले को बिल्कुल ही इंटरनेशनल उसमें, इंटरनेशनल रिलेशन में, आईआर में ये साफ बात पता चल जाती है। अगर किसी में अगर काफ़ी डायमेंशन आ रहे, पॉलिटिकली डिमार्केट किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो देश जो है खतरे में है। अब इसमें देखो आपको क्या राइटर, जैसे कि देखो ये सादत हसन मंतो पेंटेड आ डिस्ट्रीब्यूटिंग पिक्चर ऑफ द ह्यूमैनिटी विद शॉर्ट स्टोरीज लाइक द खोल दो एंड द तोबा टेक सिंह। ठीक है, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। अब ये दोनों याद क्यों रखना है, सबसे पहली बात देखो, जो सादत खां हसन मंतो है ये आपके पास इसी में है, जो मैंने कहा था ना 24 स्टोरीज है, उसके पीछे इधर 48 अराउंड आर्टिस्ट है जो लगे हुए हैं। इन्होंने एक कंपाइलेशन है जो आप पढ़ रहे हो, दिस साइड टू दैट साइड रिस्टोरिंग द पार्टीशन, ये एक एंथोलॉजी है, इट मीन द कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज। और इनमें जो स्टोरीज है उनमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन है विद स्टोरी। मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में आपको इमेजेस भी दिखा दूंगा किस तरह का और कैसे नहीं, बुक के अंदर की। ठीक है, तो ये जैसे कि ये सादत हसन मंतो ने पेंट किया है एक पिक्चर ऑफ ह्यूमैनिटी कि किस तरह से इंसानियत किस हद तक गिर गई है। ठीक है, एक तो ये शॉर्ट स्टोरी जैसे कि खोल दो, ऐसी तोबा तेग सिंह, ये दोनों आपको याद रखना है। ये जो शॉर्ट स्टोरीज इसमें प्रेजेंट किया गया है, दैट द डिटोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को कितने खतरे में आ रही है। ऐसे सलमान रश्दी, इनका नाम तो हर कोई जानता होगा। ठीक है, तो सलमान रश्दी का जो फेमस वर्क है जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन को कभी पढ़ के देखना। मिडनाइट चिल्ड्रन एक मैजिक रियलिज्म का कंसेप्ट है, ये भी पार्टीशन की राइटिंग है, ऊपर वाली भी वो जो पार्टीशन का है। तो ये पार्टीशन की राइटिंग में जिसमें दिखा रखा है 1947 में कुछ बच्चे 11 या 12 बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जो कि बिल्कुल ही यूनिक होते हैं। उनका सेंस ऑर्गन जो हम जैसे लोगों का उनसे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस तरह से एक मैजिक को ऐड कर दिया। और रियलिज्म क्या है हमारे पास, रियलिज्म पार्टीशन है। तो ऐसे मैजिक प्लस रियलिज्म जैसे कंसेप्ट को जो लेके आए थे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, दैट्स सलमान रश्दी। तो सलमान रश्दी ने इस तरह मिडनाइट चिल्ड्रन में ये पार्टीशन का कंसेप्ट ही दिखाया और पोस्ट पार्टीशन एक्सपीरियंस को भी बताया है। ऐसे ही जो हम पूरा पढ़ रहे हैं जो हमारे पास है, दिस साइड टू दैट साइड, इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक एंथोलॉजी। ये ग्राफिक एंथोलॉजी है जहाँ पे इन डिफरेंसेस दिखाए गए हैं एंड द री स्टोरी दैट इवन फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी रीडर, आज के जो लोग हैं वो उसको किस नज़र से देखते हैं। तो इसके लिए नरेटिव्स भी अच्छे होने चाहिए। तो इसीलिए रीस्टोरिंग द नरेटिव्स, वही कहानियाँ उनके मुंह से दोबारा सुना जा रहा है एक नए अंदाज में, और उसी को कंपाइल किया गया इन द फॉर्म ऑफ एंथोलॉजी। अब फाइनली आते हैं ना जेनेसिस के ऊपर। अब देखो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, इट मीन द रूट्स ऑफ द राइटिंग। ये जो राइटिंग है ये आई कहाँ, तो जेनेसिस को पढ़ने वाले हैं तो देखो ये इंपॉर्टेंट है। जेनेसिस द कलेक्शन इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये अकेली ऐसी राइटिंग है जो कि अपने ही सेगमेंट में सबसे ऊपर की राइटिंग मानी गई है। द कंसिस्टिंग ऑफ 28 स्टोरीज एंड द 42 आर्टिस्ट, तो रटना है इसको आपको, ठीक है। तो 28 स्टोरीज, तो 28 ऐसे लिख लो है ना, 28 एंड 42 क्या है, आर्टिस्ट है, तो 2842, ठीक है, ऐसे याद रखना है जैसे एक नंबर हो किसी भी तरह से। ये आपको फैक्ट ऐड करके आना है। इसमें 28 स्टोरीज हैं और आर्टिस्ट कितने हैं, अराउंड 42 आर्टिस्ट हैं। और इसको कब ओपन कॉल वॉज रिलीज इन 2011 में बता चुका हूँ, ठीक है। ये याद रखना 28 एंड 42, ठीक है, रट लो एक जगह 28 एंड 42। द स्टोरीज आर क्यूरेटेड बाय द विश्व ज्योति घोष, हु ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द एंथोलॉजी। इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, यानी बाकियों ने भी किया। इन 42 आर्टिस्ट में से एक कौन है, विश्व ज्योति घोष। द स्टोरीज आर, उसके बाद देखो द आर्टिस्ट बिलोंग टू द मेनली द 3 अफेक्टेड पार्टीज, 3 तरफ से ही आर्टिस्ट को बुलाए गए, यानी जितने भी ये 42 आर्टिस्ट है जिनका ये एक कंपाइलेशन है,
ये 28 जो इसके अंदर क्या है, 28 स्टोरीज़ है, जैसे 42 आर्टिस्ट ने लिखा, उनमें से एक कौन है, विश्व ज्योति घोष, ठीक है। 3 अफेक्टेड पार्टीज़ से ही सिर्फ़ इन स्टोरीज़ को कलेक्ट किया गया है, क्योंकि भाई देखो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इस तरफ से इन तीनों के से जिनको उठाया गया उनके नैरेटिव्स, और वहीं के लोगों का वैसे ही बिल्कुल फ्रेम और वैसे ही डिज़ाइनिंग वाले जो ग्राफ़िक उठाए गए हैं और उनमें डायलॉग्स को ऐड किया गया है। तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, सिर्फ इन 3 जगह से ही लोगों के एक्सपीरियंस नैरेटिव को उठाया गया, जिससे कि ग्राफिक नैरेटिव्स को फॉर्म किया गया और डिजिटल कोलाज बनाए गए, ठीक है। कोलाज इतने सारे पिक्चर्स को मिक्स करके डालते हैं वही, तो कोलाज इसको, ठीक है, और इसके थ्रू प्रेजेंट किया गया है। वो ये पिक्चर के साथ अगर डायलॉग ऐड हो जाए, दैट मेक्स रियल सेंस, तो हमें रियल फीलिंग आएगी ना, जो रीडर होगा वो रियल सेंस उस चीज़ को ड्रैग कर सकता है, पुल कर सकता है, और वही वाली चीज़ जो है वो उस फेज़ में वो उसको एक तरह का 3D एक्सपीरियंस जनरेट भी कर सकता है। तो कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये, इट्स एन एग्जांपल ऑफ द कोलैबोरेटिव एफर्ट, सबने मिलकर इसे मेहनत किया है। एक सोशल टाइप ऑफ राइटिंग है, देखो ये सोशल राइटिंग भी है, समाज पे क्या क्या असर आया है ना, जो लोग इधर से उधर रह गए उनके दिल कितने टूटे। और उसके बाद पॉलिटिकल राइटिंग है कि किस तरह से एक बोल्ड मार्कर उठा के आपने लाइन खींच के डिवाइड कर दिया, तो पॉलिटिकली वाइज डिवाइड हुए थे ना इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड ऑल्सो फ्रॉम दैट बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, और इंदिरा गांधी ने करवाया था 1971 में। तो ये सारे जो सिनेरियो है 19, एक तो 14 अगस्त को और 15 अगस्त, और सेकंड यानी 1947, और दूसरा कब कब का उठाया गया, एज 1971। तो इन सब के सीन को हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो जेनेसिस में बस आपको ये याद रखना है, 28 स्टोरीज, 42 आर्टिस्ट, इस 42 आर्टिस्ट में से एक विश्व ज्योति घोष है, और 3 जगह से सिर्फ स्टोरी को जो है वो एक्यूमुलेट किया गया, यानी मिक्स, और उसको फिर बाद में आपस में उन सबको एक तरह, जैसे कहते हैं ना, अलग अलग कल्चर के और अलग अलग नैरेटिव को कंडेंस किया, उससे मेटा नैरेटिव को ड्रैग किया, और इसी में मेटा नैरेटिव में जब आप और भी काफ़ी रीज़न अटैच कर देते हैं, दैट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग प्लॉट। प्लॉट क्या होता है, इट मीन द रीज़न बिहाइंड द स्टोरी, किसी कहानी के पीछे जो रीज़न है ना, वो उसी को हम प्लॉट कहते हैं। तो यही सब कुछ जो दैट मेक्स द जेनेसिस ऑफ द राइटिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल, है ना, अब अंदर की क्लिपिंग्स आने लगी फाइनली के, देखो ये आपको दिख रहा होगा द तब्बू, ठीक है। द तब्बू जो है ये है, और द तब्बू वॉज रिटन बाय मालिनी गुप्ता एंड द द्युति मित्तल, ठीक है। इसको आपको रटना पड़ेगा कि किस किस ने लिखा था, द मालिनी गुप्ता और द्युति मित्तल ने। ये देखो ये तब्बू को रिप्रेजेंट कर रखा है, और 2 राइटर आपके पास आ चुके हैं, यानी 42 आर्टिस्ट है, उसमें से 2 आर्टिस्ट आपके पास ये थे, मालिनी गुप्ता एंड द द्युति मित्तल, जिसने क्या लिखा है, द तब्बू, ठीक है। तो द बुक वॉज रिलीज इन 2012, लिख रखा है, 47 कंट्रीब्यूटर्स है और 28 स्टोरीज है विद द पार्टीशन एज अ कॉमन थीम। तो देखो 2012 में दोबारा से इसे पब्लिश किया गया, फिर इसमें 47 कंट्रीब्यूटर्स है इस समय, और 28 क्या है, स्टोरीज है। तो एक और आप ऐड कर लेना बाद में, इसमें 28, 2012 के वर्जन में कितने हो गए, 2012 के वर्जन में इसमें 47 कंट्रीब्यूटर्स है और 28 स्टोरीज है। और इसमें क्या है, देखो बैकग्राउंड ऐसे जर्नलिस्ट को और फिल्म मेकर्स को, आर्टिस्ट को, डिज़ाइनर को, राइटर्स उठाए गए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, ठीक है। और कुछ फिक्शियस नैरेटिव है, कुछ पोइट्री के फॉर्म में, कुछ रिपोर्ट के फॉर्म में, कुछ कॉमिक के फॉर्म में, कुछ फैमिली हिस्ट्री के फॉर्म में, इतने सारे चीज़ का ये कल्मिनेशन है। तो आप इस पूरी बुक को तो देखो, अगर कोई पढ़ भी सकता है तो अच्छी बात है, पर इतने सारे फैक्ट और लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज से याद रखना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगैन। फिर आप यही कर रहे होगे तो आप यही कर रहे होगे, तो ये मत सोचना कि हमने बुक नहीं पढ़ी या हमें बुक पढ़नी चाहिए। भाई इतने सारे राइटर्स को याद करना, फिर उसके बाद उनकी स्टोरीज़ को फिक्शियस फॉर्म में राइटिंग है, कुछ पोइट्री के फॉर्म में है, कुछ रिपोर्ट के फॉर्म में, कुछ कॉमिक के फॉर्म में, कुछ हिस्ट्री के फॉर्म में है, फैमिली हिस्ट्री के फॉर्म में, और कुछ ग्राफिक नैरेटिव्स इन सब के प्रेजेंटेशन। अब इतनी सारी चीज़ को आप वैसे भी याद नहीं रख सकते, पर हाँ आंसर राइटिंग में आपको लिख के आना, तो उसके लिए बहुत इनफ सोर्सेज, आप इस वीडियो में इतने सारे सोर्सेज को देख सकते हैं, दिस वन इज अगेन द बेस्ट वन। तो जैसे कि देखो ये जो है तब्बू, और तब्बू किसने लिखी है, जो मालिनी गुप्ता और द्युति मित्तल, ठीक है, तब्बू की कहानी है। तो ये आपको ध्यान रखना, और ये देखो इस तरह का ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। तो इसमें इसमें देखो फाइनली है क्या, ये जो तब्बू है, अगर थोड़ा सा आपको जानना हो तो इसमें सिंपल एक स्ट्रगल दिखा रखा है एक वुमेन का, जो कि रिफ्यूजी कैंप में बांग्लादेश के में है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखो इंडिया का फाइनली पार्टीशन होता है बांग्लादेश से 1971 में, ठीक है। तो बांग्लादेश पार्टीशन एज इन बांग्लादेश फॉर्म होता है फ्रॉम दैट पाकिस्तान, तो यानी पार्टीशन हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हाँ ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ है, जो वेस्ट पाकिस्तान यानी नॉर्मल पाकिस्तान से, जैसे आज हम कहते हैं। तो 1971 में देखो पार्टीशन के बाद, यानी जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, तो इसमें कहानी है किसकी, एक स्ट्रगल वुमन की, जो कि स्ट्रगल कर रही है, और जिस जो कि रिफ्यूजी कैंप में, रिफ्यूजी कैंप आपको पता है, कंसंट्रेशन कैंप, रिफ्यूजी कैंप, जहाँ पे
जो पार्टीशन के बाद जो लोग आते हैं, उसके बाद जो उनकी मानसिक हालत जो होती है, उनके लिए उन्हें काफ़ी हॉस्पिटैलिटी दी जाती है, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कुछ अच्छे लोग होते हैं जो अंदर उनकी मदद करते हैं, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं, रिफ्यूज़ी कैंप के अंदर सब उल्टे काम हुए हैं। आपने कई जगह देखा होगा, कई मूवीज़ में भी दिखाया गया है कि कैसे वहाँ रेप जैसे इंसिडेंट हुए और उल्टे सीधे इंसिडेंट हुए, तो ये सब होते थे रिफ्यूज़ी कैंप में। तो ऐसे इसमें एक वुमेन को दिखाया गया जो कि रिफ्यूज़ी कैंप में है बांग्लादेश की, और पार्टीशन के बाद उसने कैसे अपने आप को स्टैंड अप किया वहाँ पे, किस तरह से वो अपने आप को उसने वहाँ एक तरह से अपने आप को स्टेबल किया और स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ, अपनी खुद की एक जगह बनाई रखी। यानी एक फ़ीमेल को कितना ज़्यादा सहना पड़ता है ऐसे हालत में। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यानी ईज़िली अटैकेबल फ़ीमेल होती है, क्योंकि ये रेप वेप वाले जैसे इंसिडेंट होते हैं, इसके साथ साथ और भी कई तरह की ब्रुटैलिटी फ़ीमेल को फेस करना पड़ता है। पर इसमें दिखाया गया है किस तरह से ये जो तब्बू है, इसने अपने आप को इन सभी चीज़ों से बचाया। एक तरह का सोशल सर्वाइवल मैकेनिज्म इतनी छोटी इतनी बड़ी बात को रिफ्यूज़ एंड कंसंट्रेशन कैंप में वो दिखाया गया है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन इस चीज़ को याद रखना कि तब्बू जो है वो बांग्लादेश के रिफ्यूज़ी कैंप में उसने अपना खुद को कैसे मेंटेन रखा, वैसे मेंटेन नहीं, मतलब कि समझ गए होंगे आप कि किस तरह से उसने स्ट्रगल किया और कितना ज़्यादा उसने अपन ये करा, ठीक है। तो लिख सकते हो आप, स्ट्रगल ऑफ ए वुमन फेस इन ए रिफ्यूजी कैंप इन बांग्लादेश आफ्टर द पार्टीशन टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ, अपने आप के लिए जगह लेना और अपने आप को इस वल्नरेबल जो कहते हैं ना, फीमेल एज एन वल्नरेबल, उससे बचा के रखना। तो ये है इसमें तब्बू का सीन, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आप देखो, इस तो ये देखने को मिल रहा है फाइनली, ठीक है। ये रहा, ये सेकंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, और ये एन ओल्ड फेबल, ठीक है। एन ओल्ड फेबल, इस पे ध्यान देना। एन ओल्ड सॉरी द ओल्ड फेबल या एन ओल्ड फेबल इज एन कोलैबोरेशन बिटवीन, देखो ये याद रखना, दोबारा से एक रटने का काम आ गया आपका। तो ताबिश खायर और उसके बाद प्रिया कुरियन, तो ये एक तरफ लिख लो ताबिश और एक तरफ प्रिया कुरियन, ठीक है। तो ताबिश खायर और प्रिया कुरियन ने ओल्ड फेबल लिखा। अभी ओल्ड फेबल का मतलब क्या है, देखो इसमें एक तरह से ये दिखा रखा है, इंडिया को प्रेजेंट किया गया एज एन बेबी, ठीक है। इंडिया एक तरह से बेबी है या चाइल्ड के फॉर्म में इंडिया को प्रेजेंट किया गया है। और ये जो बच्चा है, ये दो मदर के बीच में डिवाइडेड है। दो मदर जो है क्लेम कर रही है कि ये बच्चा हमारा है, ये बच्चा हमारा है, और इसके बेसिस पे इंडिया को जो मदर के बेसिस पे के दो मदर है, वो क्लेम कर रही है कि ये इंडिया हमारा, ये हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ किंग और दूसरी तरफ कौन है, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो एक तरफ तो राजा है, जो रजवाड़े थे, जैसे प्रिंसेस स्टेट्स कहते थे, यानी राजा वगैरह, ठीक है, निज़ाम हो गए वगैरह वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है, ब्रिटिशर्स हो गए। इन दोनों के बीच में इंडिया के साथ जो सीन हो रहा था, यानी क्लेम कर रहे थे, किंग कह रहे थे हमारा, ब्रिटिशर्स कह रहे थे हमारा, इस तरह से, ठीक है। तो क्लेम हो रहा था। और बेबी यानी बेबी और चाइल्ड यहाँ पे क्या, इंडिया। बाद में क्या होगा, इसमें लाइन लिखी हो दैट अनफ्रैक्चर्ड चाइल्ड, ठीक है। ये मैंने आगे स्लाइड में भी ऐड कर रखा, वहाँ मैं और अच्छी तरह समझा दूंगा। फिर बाद में ये क्या होगा, अनफ्रैक्चर्ड चाइल्ड की तरह इंडिया बीच में ही रहेगा, और धीरे धीरे कर करके, ठीक है, ये अपने आप एक सेल्फ, जिसे कहते हैं, रिलायंट हो जाएगा और अपने आप ही सेल्फ डेवलप्ड होना शुरू हो जाएगा। और ये जो मदर क्लेम कर रही थी, ठीक है, इस तरह से इसका एक और मतलब भी निकाला जा सकता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिख रखा है इस लाइन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो गया, ये आपका फाइनली इस तरह से ये पूरा आपका ये इंडिया हो गया ना, तो ये इंडिया हो गया आपका, ये चिकन नेक बना दे मैं इस तरफ, ठीक है। तो ये इंडिया हो गया आपका। इंडिया के बाद इस तरफ आपने देखा होगा, इस तरफ फाइनली पाकिस्तान, और इस तरफ हमारे पास है बांग्लादेश, ठीक है। अब इंडिया बीच में एज एन चाइल्ड, दो मदर ही होगी है ना, दोनों मदर क्लेम कर रही है दैट इंडिया कि उनका है, उनका है। बाद में क्या होता है कि ये क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, रीजन, पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है, सबको बेसिस है। बाद में इंडिया एज एन सेल्फ रिलायंट बीच में खुद ही हो जाता है, और अनफ्रैक्चर्ड जो लिख रखा है अदर्स अगेन फॉर द इंडिया, इंडिया बीच में ऐसे का ऐसे ही प्रेजेंट होता है। और ये दोनों जो मदर जो क्लेम कर रही थी एज एन इंडिया को, वो वहीं की वहीं रह जाती है। दिस इज एन ओल्ड फेबल, ठीक है। इसको पिक्चर के थ्रू और ग्राफिक के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। ये वाली से मैंने कुछ क्लिपिंग्स ले रखी है उसमें से, ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। दिस अगेन स्टैंड फॉर द ब्रिटिशर, अ स्प्रेड फ्रॉम एन ओल्ड फेबल। ये दिखा रखा है किस तरह से कौन कौन सी बात ओल्ड फेबल में कैसे रखी गई है। तो वो ये दैट किंग एंड द डिफरेंट रिलीजन, एंड ये जो हमारे पास है द ब्रिटिशर, ठीक है, उसकी एक इमेज है जस्ट, ठीक है। बाकी मैंने एन ओल्ड फेबल की आपको बता दी और द तब्बू को भी बता दी। उनके राइटर्स को ज़रूर आप याद करना, क्योंकि पेपर में लिख के आओगे तो वहाँ एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। अब आप इसमें देख सकते हो, देखो यहाँ पे है, आई टू हैव सीन लाहौर, मैंने भी देखा है, ठीक है, लाहौर को। अ स्प्रेड फ्रॉम दिस स्प्रेड आई टू हैव सीन लाहौर बाय सलमान रशीद एंड मोहित सुनेजा। अब दो नाम और रहे याद करने हैं आपको।
तो यहाँ पे क्या याद करोगे आप, बाई सलमान रशीद, ठीक है, सलमान रश्दी मत लिख देना, बाई सलमान रशीद, एंड द सेकंड वन इज़ मोहित सुनेजा। ठीक है, ये दोनों नाम तो आपको करना ही होगा। अब इसका मतलब क्या है और इसमें है क्या, आई टू हैव सीन लाहौर में देखो किसको दिखा रखा है, दर्शन सिंह को। तो यहाँ पे एक नाम आपको याद रखना है, तो इसमें भाई बहुत सारे नाम आपको याद रखने हैं, तो पहले ही अच्छे से रट के जाना एक दिन पहले पेपर के, ठीक है। तो दर्शन सिंह वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, इसमें दिखा रखा है दर्शन सिंह जो है वो पाकिस्तान में उसका जन्म होता है, और उसके बाद क्या है दैट हु हैज़ टू लीव हिज होम, उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक न्यू लाइन को ड्रॉ कर दिया गया ऑन द एंशियंट लैंड। एक पुरानी ज़मीन पे एक नए लाइन को ड्रॉ कर दिया मार्कर से, एक तरह से पॉलिटिकल डिमार्केट कर दिया गया, जिस वजह से दर्शन सिंह को पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आना पड़ता है। यही इसमें दिखा रखा, आई टू हैव सीन लाहौर, मैंने भी लाहौर को देखा है। वो उसने कब बोला, जब वो इंडिया में था, तो उसने सिंपल बोला मैंने भी लाहौर को देखा है, मैं लाहौर को जानता हूँ, क्योंकि मैं, मेरा जो रियल है जन्मस्थल जो है वो लाहौर है। ये बोला किसने, दर्शन सिंह ने। तो इसीलिए दर्शन सिंह में आपको याद रखना है दैट पाकिस्तान का सीन, पाकिस्तान में एक, और वो उसके बाद किस तरह से वहाँ से छोड़ के एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये प्रेजेंट कर रखा है इसमें बस। अब ये एक देखो, अरिजीत सेन्स मेकिंग फेसेस। अब अरिजीत सेन ने भी इसमें काम किया, मैंने बोला था इसमें आर्टिस्ट भी थे, पोइट्स भी थे कुछ, ठीक है, और ये स्केच वाले भी थे, तो सारे कोई थे इसमें, ठीक है। तो अरिजीत सेन ने मेकिंग फेसेस बनाया, इसमें 3 फेसेस को आप देख सकते हो, एंड अगेन 3 फेसेस यहाँ पे आपको पता हुआ 3 चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, द फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज पाकिस्तान, थर्ड इज बांग्लादेश। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, देखो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है ये क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, पॉलिटिकली वाइज डिमार्केट किया गया है, ठीक है, पर ह्यूमन वेज सॉरी कह रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, किस तरह से ह्यूमन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, हार्ट टू हार्ट इंटरेक्शन जिसे कहते हैं, दिल से दिल का रिश्ता, ठीक है, उसे अलग करना मुश्किल होता है। तो इस तरह के कंसेप्ट को दिखाने के लिए ये हमें ये पूरा पिक्चर दिखा रखा है, जिसमें कि 3 अलग अलग नेशनैलिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, बट इन सब को पर फिर भी हम कल्मिनेट करके एक सिंगल चीज़ बोल सकते हैं, दैट इज़ द ह्यूमन। ये सारे हैं क्या, वैसे तो इंसान है, पर नेशनैलिटी में हम इसको 3, तो अगर वेन डायग्राम के फॉर्मेट में बनाना हो तो ये हो गया आपका नेशनैलिटी का, इसके अंदर सॉरी ये आ गया आपका ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का। इसके अंदर आप 3 नेशनैलिटी दिखा रहे होते, फर्स्ट इज बांग्लादेश, और सेकंड हो गया इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, थर्ड होती पाकिस्तान। ये 3 है। तो देखो सबसे बड़ा गोला किसका बना है, ह्यूमैनिटी का। बाकी अपनी सोच है, देखो नेशनैलिटी भी ज़रूरी है, ह्यूमैनिटी भी। अब इनके कोई आंसर नहीं होते, कोई कहेगा नेशनैलिटी में करूँगा, ठीक है ये सही है, कोई बोले ह्यूमैनिटी में कहूँगा ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है। द डिपेंड्स ऑन आइडियाज़, और अपनी बात और सोचने की शक्ति किसके, और कौन सा अंदाज है ये भी देखना पड़ेगा ना, किस केस में क्या है, हर केस में एक तरह से आपसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये बाकी आप कमेंट जरूर करना, विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू, द नेशनैलिटी और द ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ये है इसमें अरिजीत सिंह की मेकिंग फेसेस, इसे याद रखना। हम अब फाइनली हम समरी और एनालिसिस पे आ चुके हैं। तो वैसे मैक्सिमम तो मैंने आप, द बुक बिगिंस विद द क्यूरेटर्स नोट्स दैट प्रोवाइड अ वेग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द टास्क ऑफ द पार्टीशन एग्जीक्यूटेड। टास्क ऑफ पार्टीशन कैसे एग्जीक्यूट हुआ था उसको बताया गया है। द नेशन मेकिंग इन प्रोग्रेस, के अब जो नेशन है वो बनने वाले हैं, अब जो ब्लैक मार्कर का यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ऑन द नेम ऑफ द डेमोक्रेसी का नाम रखा गया कि हर किसी को आज़ादी है, जो लोग बोलेंगे उसी बेसिस पे हम क्यों है डिवीज़न करेंगे। कलेक्टिव मैप मेकिंग किया गया, जिसमें कि इंडिया एंड पाकिस्तान को अलग दिखाया गया, और उसके साथ बांग्लादेश को भी अलग किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। आपको पता है लैंग्वेज, और याहिया खान ये पता होगा। और कौन है द फादर ऑफ द बांग्लादेश, किसे कहते हैं, मुजीबुर रहमान, है ना। तो इस तरह से वो, और आप इसको अगर पढ़ सकते थे 12th की बुक का, आप एक पोल साइंस की बुक का सेकंड पार्ट एक बार ही पढ़ लेना, वहाँ समझ आ जाएगा आपको बेसिक इसमें है क्या और क्या नहीं है। तो कलेक्टिव मैप मेकिंग का कंसेप्ट दिखाया गया, किस तरह से एक मैप को बनाया गया, और माउंट बेटन और उस समय नेहरू जी, ठीक है, सारे वहीं पे थे, और किस तरह से डिवाइड कर दिया गया था पाकिस्तान एंड इंडिया, वो सब कुछ। द न्यू ब्लैक एंड द वाइट मैप्स जो है वो फॉर्म किए गए, और उसके बाद ये दिखा दिया गया दैट यस दिस इज द डिफरेंट नेशन एंड अगेन दिस इज द डिफरेंट नेशन। पहली स्टोरी एन ओल्ड फेबल की है। तो पहली स्टोरी क्या है इस पूरे एंथोलॉजी में, ये याद रखना, ओल्ड फेबल जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, जिसमें कि ये दिखाया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न एंड द लॉ ऑफ द किंग, द 2 मदर है वो क्लेम करते हैं, ठीक है। द फ्रैक्चर्ड अनहैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड लाइफ इज हाईलाइटेड, एंड द स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ द शार्प कमेंट ऑन द इनडिफरेंसेस ऑफ द किंग एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द हेल्पलेसनेस ऑफ द मदर हु डू नॉट गेट ए स्टे इन द फाइनल डिसीजन। और मदर ने फाइनल डिसीजन ले ही नहीं पाए। द स्टोरी इज फॉर्मेटेड लाइक ए कॉमिक। देखो
स्टार्टिंग से देखो आप, इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को प्रेजेंट किया गया बाय बेबी, बेबी की तरह, और जिसको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड लॉ ऑफ द किंग, रीजन के बेसिस पे और किंग के लॉ के बेसिस पे, और जिसे दो मदर क्लेम कर रही है कि वो उसका है, वो उसका है, जो मैंने आपको पीछे समझा चुका हूँ मैं स्लाइड में, वो ही उसमें बातें लिखी गई है। इसे कॉमिक के अंदाज में प्रेजेंट किया गया और ग्राफिक के फॉर्म में विद द ग्राफिक नरेटिव्स, ठीक है। अब हमारे पास इसमें देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अच्छी वाली है। द कलेक्शन बिकम्स होम टू मैनी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आर्टिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे कई स्टोरीज लिखी। तो एक स्टोरीज उसमें कॉम्प्लेक्स स्टोरीज भी है, कुछ ईजी है, कुछ कॉम्प्लेक्स स्टोरी, जैसे कि तमाशे तेवाल, ठीक है, याद रखना है ये तमाशे तेवाल, ये सेम ट्रिब्यूट है मंतो ने जो लिखी है, द डॉग ऑफ तेवाल, ठीक है। तो तमाशे तेवाल नाम से इसमें एक वर्क है, ठीक है, एक स्टोरी है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, मंथो की कौन सी, द डॉग ऑफ तेवाल, जिसमें एक तरह के कुत्ते को दिखा रखा है, जो कि आपने वो भी सुन रखा होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसी तरह से। तो डॉग को प्रेजेंट किया गया एज एन कश्मीर, तो कश्मीर एक डॉग है, ठीक है। ये मैं इस वर्क में बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो कश्मीर को एज एन डॉग प्रेजेंट किया गया, और ये जो डॉग है, एक तरफ क्या है हमारे पास पाकिस्तान, और एक तरफ क्या है इंडिया, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये घूम रहा है, ना इधर का हो पा रहा है ना उधर का हो पा रहा है। तो वैसी हालत कर रखी है कश्मीर की। इसे विजुअल कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, नरेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। एक तो ये ध्यान रखना आप, तमाशे तेवाल जो कि डिज़ाइन है मंतो की डॉग ऑफ तेवाल पे, जिसमें कश्मीर को एज एन डॉग प्रेजेंट किया गया बिटवीन द टू नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान। द फाइनल सीन विद द मैन एंड द वुमेन स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। फाइनल सीन में क्या दिखा रखा है, एक तरफ एक मैन है और दूसरी तरफ क्या उन्हें एक वुमेन है, और दोनों के बीच, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, बीच में क्या है, रिवर है। एंड मेकिंग द कन्वर्सेशन अबाउट द चिल्ड्रन रेनफोर्सेस द मिरर टाइटल ऑफ द बुक। अब उनके बच्चे कह रहे हैं कि इस बुक का कोई टाइटल रखना चाहिए। रेनफोर्स का मतलब क्या है, उन्हें बार बारी प्रोत्साहन दे रहे हैं, मतलब अंदर से उन्हें कह रहे हैं कि उकसा रहे हैं कि आप कुछ टाइटल रखो, और यहीं से टाइटल आता है इस पूरे वर्क का नाम, दिस साइड टू दैट साइड, यानी एक मिरर फॉर्मेशन है, बीच में रिवर है, दिस साइड इन दैट साइड इन प्रेजेंटिंग द टू नेशन, और बीच में क्या है, दैट्स द पॉलिटिकल डिमार्केशन, ठीक है। तो द मिरर ऑल्सो मेक्स अ डिस्टेंस रीअपीयरेंस इन द बानी अबीदीज द न्यूज़। अब देखो, ये मिरर का कंसेप्ट हमने इसमें भी देखा कि इसमें रीअपीयरेंस दोबारा दिखता है हमें। बानी अबीदी ने भी एक वर्क लिखा है इसमें, द न्यूज़, अडेप्टेड फ्रॉम अ वीडियो प्रोजेक्ट दैट प्लेसेस अ न्यूज़ रिपोर्टर फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें एक वीडियो प्रोजेक्ट है, देखो बानी अबीदी ने जो वर्क लिखा द न्यूज़, उस देखो वर्क का नाम क्या है, द न्यूज़, तो यानी न्यूज़ सुनाने के लिए कोई रिपोर्टर होगा, तो उसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो कि एक वीडियो प्रोजेक्ट दिखा रहा है, जिसमें कि दो नेशन, एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान, दोनों नेशन के जो है वो न्यूज़ साइड बाय साइड चल रहे हैं, और इससे इनके बीच में स्टार्क डिफरेंसेस और स्टार्क सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं। स्टार्क सिमिलैरिटीज़ दिखाई जा रही है, डिफरेंसेस मत लिख देना, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ लिखना है, क्योंकि हमें उसके अगेंस्ट नहीं जाना है ना। तो स्टार्क सिमिलैरिटी, स्टार्क का मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्लियर कट साफ देखा जा सकता है, और सिमिलैरिटी का मतलब इन दोनों में एक जैसापन। तो वही बात है, यहीं से दिस साइड टू दैट साइड राइटिंग का टाइटल आया। तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कि कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द राइटिंग, तो आपको एक तो पॉलिटिकल डिमार्केशन भी लिखना है, नैरेटिव का कंसेप्ट भी लिखना है, मेटा नैरेटिव भी लिखना है, पर ज़्यादा फोकस आपको इसमें करना है कि हाँ, इसमें एक जो वर्क है, वर्क नहीं, इसमें एक जो है मैन और वुमेन को दिखा रखा है, बीच में रिवर है, और उसके बच्चे उससे क्या कह रहे हैं कि इसके रेनफोर्स कर रहे हैं अबाउट द टाइटल, उससे टाइटल क्या रखा, दिस साइड टू दैट साइड। फिर इसी कंसेप्ट को, मिरर वाले कंसेप्ट को दोबारा दिखाया गया बानी अबीदी के उसमें वर्क में, द न्यूज़, जिसमें एक वीडियो प्रोजेक्ट दिखाया गया और रिपोर्टर दो तरफ की कहानी जो न्यूज़ है वो सुना रहा है, दोनों में स्टार्क सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ पे रखना फोकस। अब ये फाइनली एक और स्लाइड आपके पास, हाँ, तो इसमें देखो तो करनी है, देखो, वेलकम टू द जनेवा कैंप, एक जनेवा कैंप का इंसिडेंट दिखा रखा है, अनदर पावरफुल नैरेटिव है, जिसमें कि क्या दिखा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ फोटो एसे के फॉर्म में दिखाया गया, जिसमें उर्दू स्पीकिंग पीपल के रिकॉर्ड को दिखाया गया। आपको पता होगा द मेजर रीज़न बिटवीन द पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो क्या था, रीज़न क्या था, बर्द लैंग्वेज, उर्दू को जो है ज़बरदस्ती वहाँ पे लगाया जा रहा था, जबकि वो उर्दू स्पीकिंग नहीं थे, वो बांग्ला भाषा बोलते थे। अब आप बांग्लादेश में अगर उर्दू बुलवा रहे हो तो ये तो दिक्कत होगी। तो वही उर्दू स्पीकिंग पीपल जो है वो, और एक बहुत बड़ा कैंप दिखाया गया जिसका नाम क्या है, जनेवा कैंप का सीन दिखा रखा है, जिसमें उर्दू स्पीकिंग जो पीपल है वो दिखाए गए हैं, और लार्जेस्ट कैंप दिखाया गया है बांग्लादेश का, जिसमें कि 25,000 पीपल दिखाए गए हैं, ठीक है। और ऐसी ऑथर है एक, मारिया एमलितवा, बिगिंस विद द वाइड शॉट ऑफ द एरिया व्हाइल शी टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री, देन मूव्स टू द सम पर्टिकुलर स्टोरीज फ्रॉम द कैंप। तो इस सीन को दिखा कौन रही है, देखो राइटर का नाम याद रखना, मारिया एमलितवा। तो मारिया एमलितवा ने जनेवा कैंप को प्रेजेंट किया, जहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग हैं,
ठीक है, उर्दू स्पीकिंग पीपल है, ठीक है, और 25,000 पीपल को दिखाया गया और इनके स्टोरी को प्रेजेंट एंड पास्ट के बेस पे फोकस करके दिखाया गया कि किस तरह से 25,000 लोग जो हैं बांग्लादेश में उनसे उर्दू बुलवाया जा रहा था, जबकि उर्दू उनकी लैंग्वेज नहीं है, उनकी लैंग्वेज क्या है, बांग्ला। द स्टेटलेस रिफ्यूजीज एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर इन दिस कलेक्शन, सम अदर स्टोरीज, कुछ और भी स्टोरीज है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन, या आप लिख के आ सकते हो राइट्स के बेसिस पे, और बस ये जैसे कि द तब्बू हो गया, नो डायरेक्शन होम हो गए, द कराची दिल्ली का था, ये हो गया कुछ कुछ जो आप याद कर सकते हो, याद कर लेना। और एक दिन पहले पक्का इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि काफ़ी टफ है ये, इतने नाम याद करने एक तरह का फॉर्मूला बेस है ना कंसेप्ट, तो इतना तो याद नहीं रहेगा, पर खैर फिर भी कुछ कुछ तो कर सकते हैं, कुछ ग्राफिक के फॉर्म में, कुछ ऐसे आप 8 से 9 भी लिखा हो तो बात बन जाएगी। बाकी ये विश्व ज्योति घोष के बारे में है लिखा हुआ कि एक डाइवर्स सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन को मिक्स करके लिखा, एक न्यू पिक्चर लेके आए पार्टीशन का। द वॉइस इज़ नॉट ओनली वर्क विद लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ सर्वाइवर रिफ्यूजी, बल्कि उसको एक न्यू कंसेप्ट भी दिया है पार्टीशन को। 1947 का एक जो स्टेटिक कंसेप्ट चला आ रहा था कि ऐसे डिवीज़न हो गया, वो अलग ये अलग, पर इन्होंने ऐसा नहीं करा, वो अलग ये अलग तो हो गए, पर स्टिल ह्यूमन के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आया, और ह्यूमन इंटरेक्शन और जो होता है दैट ह्यूमैनिटी एंड नेशनलिटी को कंपेयर इसमें किया है बिल्कुल एक्सलेंट तरीके से। इस फाइनली अब ये वाली स्लाइड, तो द गॉड स्टोरी में क्वेश्चन उठाया गया अबाउट हैविंग द डिफरेंट अबाउट द इंग्लिश मीडियम स्कूल, और जैसे रिफ्यूजिंग द मेकिंग ऑफ पोएट बाय एम हसन, ठीक है, एक और ये याद रखना है, बहुत सारे नाम हो गए वैसे तो याद रखने के लिए, पर फिर भी कोई नहीं, चलो ये और याद रख लेना, द मेकिंग ऑफ ए पोएट बाय एम हसन एंड सुकन्या घोष, ठीक है, ये नाम और ऐड कर लेना, उसमें इनका भी वर्क दिखाया गया है। और दे पोज दैट द क्वेश्चन दैट व्हाट द लैंड मीन्स टू ए पोइट, ज़मीन की क्या वैल्यू होती है एक पोइट के लिए, कितनी ज़्यादा राइटिंग होती है ज़मीन के ऊपर, वो सारे कंसेप्ट को दिखाएगा। तो आप याद रखना मेकिंग ऑफ ए पोइट एंड द थीम ऑफ दिस राइटिंग इज अगेन व्हाट द लैंड मीन्स टू द पोइट, ये याद रखना, एंड बाय द एमएसएन एंड द सुकन्या घोष। Once then moved by the past and the history spoke about the taught them and the nation discovered there's some common connection, कुछ कॉमन कनेक्शन दिखा रखे हैं, जैसे कि दैट इंक्लूड्स देयर ग्रैंड पेरेंट्स, alma meter and house 90 upper, ठीक है, mall and one, ये this house in Lahore that belonged to the Khosla family before the partition and was allotted to the Almas family, thus become a story about the absurd and the arbitrary nature of the partition। देखो सिंपल सी बात है, एक लाहौर में एक घर था पहले, वो कोसला फैमिली का था, पार्टीशन के बाद वो किसको दे दिया गया, अलाम्स फैमिली को, तो पहले कोसला फैमिली थी, फिर अलाम्स फैमिली आ गई, तो इस तरह का एब्सर्ड और आर्बिट्रेटरी नेचर दिखाया गया किसका, पार्टीशन का। एब्सर्ड यानी बकवास, और आर्बिट्रेशन का मतलब तो आपको नॉर्मली वैसे पता ही होगा, आर्बिट्रेशन नेचर ऑफ अ पार्टीशन को दिखाया गया है। तो फाइनली जो एब्सर्ड एंड आर्बिट्री, ठीक है, नेचर ऑफ द पार्टीशन, आर्बिट्रेटरी का मतलब मैं बता ही देता हूँ फाइनली क्या, एक तो लीगल एग्रीमेंट हो गया, जैसे कि दो अलग अलग पार्टीज हैं, उनको बाइंड करवा दिया आपने, उनके बीच में समझौता करवा दिया लीगल एग्रीमेंट से, बेशक उनका मन माने ना माने, पर हाँ फिर भी उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। कुछ ऐसे ही था जब डिमार्केशन और पार्टीशन की राइटिंग में आप हमेशा देख सकते हो आर्बिट्रेशन नेचर ऑफ द पार्टीशन। एंड अगेन, ठीक है, द स्टोरीज आर नॉट अरेंज, द स्टोरीज आर नॉट अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर और जोग्राफिकल एरिया वाइज अरेंज नहीं है स्टोरी, ठीक है, एक सिक्वेंशियल फॉर्मेट नहीं देखने को मिलता हमें, जो कि बच्चों को भी काफ़ी टेंशन क्रिएट करता है। एंड स्टोरीज जैसे अ लेटर फ्रॉम द इंडिया ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल पेन बाय द इम्तियाज हुसैन, ठीक है, टेक्स एन एसेंशियली द ओरल दस्तांगई ट्रेडिशन, ठीक है, ये भी याद करके आप लिख सकते हो कि लेटर फ्रॉम द इंडिया का वर्क भी है इसमें, जिससे कि इंतज़ा, ठीक है, हुसैन ने लिखी है, जिसमें आपको एक ट्रेडिशन के बारे में बताया गया होगा, कौन सा ट्रेडिशन है वो, दस्तंगोई ट्रेडिशन, ठीक है, इस ट्रेडिशन को पढ़ सकते हो। वैसे यार इतना तुम याद ही नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा लिख भी नहीं पाओगे, तो जो मैंने अभी तक ये बताया इतना आप तो स्पेशली अपने दिमाग के अंदर अच्छे से कर लेना। Finally, some like the bastards of the utopia, which is highly experimental style that might seem too abstract for some readers, ठीक है, बास्टर्ड ऑफ यूटोपिया एक अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, यूटोपिया का मतलब आपको पता होता है कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड जहाँ पे सब कुछ बेहतर हो आपके हिसाब से हो, एक अच्छी दुनिया। अब बास्टर्ड ऑफ यूटोपिया लिख रखा है, एज अ हाईली एक्सपेरिमेंटल स्टाइल में कह सकता हूँ इसे, एंड टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर दी सम रीडर्स, कुछ लोगों के लिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स आउटर अपीयरेंस, कि आप देख के ऐसा लगेगा इसका मतलब है क्या और क्या नहीं है, तो इस तरह की राइटिंग को भी ऐड किया गया है इसमें। दिस साइड टू दैट साइड इज सिग्निफिकेंट एडिशन टू द कॉर्पस ऑफ द पार्टीशन लिटरेचर में एक सिग्निफिकेंट एडिशन है ये वर्क, एज एन अटेम्प्ट टू द रीस्टोरी द पार्टीशन, इस पार्टीशन को दोबारा सुनाया गया विद सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन माइट से, और ये एकेडमिक और नॉन एकेडमिक ऑडियंस दोनों के लिए बन रखा है। कुछ ऐसे नॉस्टैल्जिक जो हो जाते हैं, पता होगा आपको, याद ही
हमेशा जितनी भी हमारी जो यादें होती हैं, जैसे कि हम नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया वो होता है जब हम हमेशा आपको पता होगा इसका मतलब, जो हमारे जो पास्ट के सीन होते हैं, जो बचपन हमने खो दिया, जो हमने जो हमारे साथ जो बीता है, और वही चीज़ अगर होवर ऑन करने लग जाए, हमारे ऊपर मंडराने लग जाए, दैट इज़ अगेन द फीलिंग ऑफ द नॉस्टैल्जिया। इसी को नॉस्टैल्जिया कहते हैं, वो इसमें दिखा रखा है। तो एकेडमिक के लिए भी है, जैसे कि हम सब तुम सब अभी पढ़ा रहे हैं, और नॉन एकेडमिक के लिए भी है। सबाल्टर्न स्टडीज़ में भी ये इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। अब सबाल्टर्न्स का मतलब क्या होता है, ये देखो गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक का ये कंसेप्ट है सबाल्टर्न। सबाल्टर्न का मतलब क्या होता है, जो मेन स्ट्रीम से बाहर है, जो आउट ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है, और जो मेन स्ट्रीम से बाहर है। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जिनको सभी राइट्स मिलते हैं, सभी कंसेप्ट मिलते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम सब मेन स्ट्रीम में हैं, क्यों? क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स भी है, डीपीएसपी भी हमें मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन भी है हमारे पास है, ठीक है, राइट टू लाइफ जैसे आर्टिकल है जो हम सपोर्ट करते हैं, सब कुछ है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि आदिवासी, ठीक है, ये सब लोग जो है ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, ये आउट ऑफ स्ट्रीम है, इन्हीं को सबाल्टर्न कहा गया है। सबाल्टर्न में फ़ीमेल भी है, क्योंकि फ़ीमेल क्या है, ईज़िली है ना अटैकेबल होती है, वल्नरेबल होती है, उस तरह से उनको वो सब नहीं है जैसे कि जो मेन है। अब मान लो आपको मैं एग्जांपल दूँ, एक फ़ीमेल है जो कि शेड्यूल कास्ट से है और कलर भी उसका डार्क है, ऐसे फीमेल को आप क्या कहोगे? तो सबाल्टर्न ही कहेंगे भाई। एक तो फीमेल वल्नरेबल है, बस शेड्यूल कास्ट में कल्चर वाइज बिल्कुल है ना, क्लास वाइज बिल्कुल वो, और डार्क कॉम्प्लेक्स वही दोबारा रेसिज्म वाला कंसेप्ट। तो ऐसी चीज़ों को सबाल्टर्न कहा जाता है। सबाल्टर्न का मतलब वो सभी चीज़ जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर है, जो आउट ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। तो सबाल्टर्न में भी इसी को यूज़ किया जा रहा है पार्टीशन स्टडी में, क्योंकि कुछ ऐसे लोग ये थे जिनको वो सब कुछ नहीं मिला, तो वही हमारे पास क्या है, द सबाल्टर्न, ठीक है, उसी को सबाल्टर्न कहते हैं। तो फाइनली ये वर्क यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सच में बहुत ही ज़्यादा दिमाग घुमाने वाला वर्क था ये, और काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन, फिर भी हमने इसे कवर किया। बस इसे पेपर से एक दिन पहले पक्का पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें जितने राइटर्स हैं उसे एक तरफ कोने में लिख के याद कर लो अच्छी तरह से, ठीक है, याद अच्छी तरह से कर लेना उसे, जो जो राइटर्स हैं, और उसके बाद उसका एक पूरा लिस्ट आप तैयार रखना। और क्योंकि ये कुछ फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट है, और नैरेटिव्स क्या है, मेटा नैरेटिव्स क्या है, और नैरेटिव मेटा नैरेटिव के साथ कंबाइन होकर किस तरह से प्लॉट को लीड करते हैं, इस तरह से मेजर मेजर कंसेप्ट हमने इसमें कर लिया। और ग्राफिक नैरेटिव का क्या फॉर्मेशन होता है, ये सब, और सोशल कंसेप्ट भी है इसमें, पॉलिटिकल कंसेप्ट भी है, इमोशनल कंसेप्ट भी है, और मैं ये भी कह सकता हूँ स्पिरिचुअल कंसेप्ट भी। और नीचे प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, या नेशनैलिटी या ह्यूमैनिटी, ठीक है। और थैंक्स इस चैनल पे यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना इसे, ठीक है। और ठीक है, आगे जो भी आप रिक्वेस्ट नीचे डालोगे मैं उस पर पक्का वीडियो लेके आऊँगा। ओके, टेक केयर।